जैसा कि आपको पता है, द मर्ज की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी, लेकिन इसका कारण क्या था? आइए इसे समझते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो किसी क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक करेंसी के रूप में देखते हैं। कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को प्लेटफॉर्म के रूप में देखने का सिलसिला तभी शुरू हुआ था जब इथीरियम को लॉन्च किया गया था, क्योंकि इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहा था, जबकि इससे पहले लॉन्च हुए बिटकॉइन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए लोग उसे सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखते थे। मैं बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसे क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए तो तभी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं जब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करते हैं। इथीरियम का ये फीचर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। कुछ सालों के भीतर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से बहुत से एप्लीकेशन क्रिएट किए गए और देखते ही देखते इथीरियम पे बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं है कि इथीरियम के अलावा और कोई ब्लॉकचेन नहीं आए। ब्लॉकचेन तो बहुत से आए थे, लेकिन पहले आने का फ़ायदा इथीरियम को मिल गया था। एक वेबसाइट के माने तो इथीरियम पे 2021 के क्वार्टर वन में 23 लाख और 2022 के क्वार्टर वन में 14 लाख से भी ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय किया गया था, जो ये बताता है कि इथीरियम को प्लेटफॉर्म के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट इस ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट है। अगर हम टीवीएल की बात करें तो इसकी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू $89.5 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ये वैल्यू पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर से 42% कम है। टीवीएल वो कुल एसेट्स होते हैं जो लोगों द्वारा किसी काम के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपॉजिट किए जाते हैं। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम लिए जा सकते हैं जो इथीरियम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, जैसे कि ओपनसी जो कि एक बहुत बड़ा NFT मार्केट प्लेस है, कोइनबेस जो कि एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, कंसेंसस जो इथीरियम बेस्ड डेवलपमेंट ऐप्स प्रोवाइड करता है, लार्वा लैब्स, क्रिप्टो किटीज और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इथीरियम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, चाहे वो गेम डेवलपमेंट के लिए हो या फिर मेटावर्स के लिए। आप सोच के देखिए, जब इंडस्ट्री का इतना बड़ा भाग किसी ब्लॉकचेन से जुड़ा होगा तो उस ब्लॉकचेन में एक छोटी सी गड़बड़ी से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और ये सिर्फ एजम्पशन वाली बात नहीं है, इथीरियम का इतिहास इस बात का गवाह पहले ही बन चुका है। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी गड़बड़ी के कारण अटैकर्स को एक बहुत बड़ा मौका मिला और कुछ अटैकर्स ने कुल 3.6 मिलियन ईथर चोरी कर लिए, जिनकी टोटल वैल्यू थी $72 मिलियन। ये सभी बातें लोगों को पहले से ही पता थी, इसलिए ये मर्ज एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन गया। ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसे बहुत बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी ने भी कवर किया। यहाँ तक कि ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज़ को डिस्कस करने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस टॉपिक को अपने वेबसाइट के पहले पेज पे कवर किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए कितनी बड़ी हेडलाइन थी। अब बात यह आती है कि मर्ज तो हो गया है, अब आगे क्या? जैसे इंसान को अपने माहौल और ज़रूरत के अनुसार ढलना पड़ता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी उसकी ज़रूरत के अनुसार अपडेट करना पड़ता है। इथीरियम का आगे का रास्ता और भी अपडेट से भरा हुआ है। जैसे द मर्ज एक अपडेट का नाम है, ऐसे आगे और भी अपडेट्स हैं जिन्हें द सर्ज, द वर्ज, द पर्ज और द स्प्लर्ज का नाम दिया गया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन के बारे में जो मर्ज के बाद सामने आए हैं। पहला मिथ ये है कि मर्ज के बाद इथीरियम नोड को रन करने के लिए 32 ईथर स्टेक करने होंगे, जबकि ये एकदम गलत है। आपको एक सिंपल इथीरियम नोड रन करने के लिए किसी भी अमाउंट का ईथर स्टेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईथर स्टेक करने की रिक्वायरमेंट केवल उन लोगों के लिए है जो ब्लॉक्स को वैलिडेट करने का काम करना चाहते हैं। इसकी बजाय लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि लोग अपना खुद का एक नोड जरूर रन करें, जिससे इथीरियम को डिसेंट्रलाइज बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि इस मर्ज के बाद गैस फीस बहुत रिड्यूस हो जाएगा, जबकि ये भी गलत है। मर्ज का गोल गैस फीस को कम करना नहीं था और ना ही नेटवर्क का एक्सपेंशन करना था। मर्ज का गोल प्रूफ ऑफ वर्क की जगह प्रूफ ऑफ स्टेक को प्लेस करना था, ना कि गैस फीस को रिड्यूस करना। हालांकि ये सभी इथीरियम यूज़र को पता है कि हाई गैस फीस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड मिथ ये है कि मर्ज के बाद इथीरियम पर ट्रांजैक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। इस बात में भी ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की स्पीड तो बढ़ी है, पर इतनी कि इससे किसी को कोई खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि मर्ज का बेनिफिट क्या रहा। मर्ज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शार्डिंग के लिए बेस का काम करेगा, मतलब इथीरियम को स्केलेबल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट करने का जो सेकेंडरी रीज़न है वो ये है कि इससे 99.95% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। एक इथीरियम रिसर्चर ने यहाँ तक कहा है कि मर्ज के बाद वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 0.2% तक कम हो जाएगा। हालांकि इस ट्वीट को डिनाई करते हुए कोइनडेस्क ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि एनर्जी कंजम्पशन इतना रिड्यूस होना मुश्किल है, क्योंकि जो माइनर्स अपनी पावरफुल मशीन का यूज़ इथीरियम को माइन करने के लिए कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोगों ने अब दूसरे प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को माइन करना शुरू कर दिया है।
तीसरा बेनिफिट ये है कि इससे एंट्री बैरियर रिड्यूस हो जाएगा। लोगों को ब्लॉक्स जनरेट करने के लिए महंगे हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इथीरियम मर्जर हुए अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ईथर के प्राइस में 7% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। देखा जाए तो प्राइस को जज करने के लिए ये टाइम काफ़ी नहीं है, पर बहुत से लोगों का मानना है कि इथीरियम के मर्जर का ईथर के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इस बात में बहुत दम है। इथीरियम ऑन एन एवरेज एक ब्लॉक्स को माइन करने में जहां 13 से 14 सेकंड का वक्त लेता था, मर्ज के बाद यही टाइम घटकर लगभग 12 सेकंड का हो गया है। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था द मर्ज का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या डाउट है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संदीप कुमार साइनिंग ऑफ।